हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल लर्नर्स, जो कि डेडिकेटेड है कानून की बारीकियों को समझने के लिए। पर आज की जो मेरी वीडियो है ये सभी के लिए है। मतलब अगर आप जे की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए है। आप एक सामान्य नागरिक हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, या आप एक वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्टेट पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, तो भी ये आपके मतलब के लिए है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन लगभग हर एग्ज़ाम का पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मेरी इसी सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम लोग आज कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषताएं हैं, साइलेंट फीचर हैं, उनको संक्षिप्त रूप में समझेंगे। फिर इसके बाद जो वीडियो बनेगी उसमें हम लोग इसको एक एक पॉइंट को और एलेबोरेटेड तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसकी सबसे पहली विशेषता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो मूल संविधान है इसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स में हैं और 12 एनेक्शर्स हैं, अर्थात अनुसूचियां हैं। हालांकि ये मूल संविधान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पर आज के समय में 445 आर्टिकल्स हो गए हैं। हालांकि कोई एक मत नहीं है कि कोई 441 कहीं पे मिलता है, कहीं पे 442 मिलता है, बट ऐसा माना जाता है कि 445 आर्टिकल्स हैं, क्योंकि इंसर्ट कर दिए गए हैं, जबकि उसके किसी भी मूल आर्टिकल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, कोई मूल आर्टिकल नहीं जोड़ा गया है। तो नंबर आज भी वही है, 395, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ। जो दूसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट है हमारे संविधान का, जो कि इसे अति विशेष बना देता है, ये है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना, जो कि प्रेम्बल में लिखा हुआ है और प्रेम्बल से ही पता चलता है। मतलब सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट और रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब हुआ कि अब हमारा देश किसी के अधीन नहीं है, ये अपने सारे फैसले खुद लेता है। डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक का मतलब कि यहाँ पर जो शासन चलता है वो लोग का चलता है, अर्थात लोगों का शासन चलता है। पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है। समाजवादी गणराज्य की स्थापना, अर्थात सोशलिस्ट, हर आदमी को, हर इंसान को बराबर का दर्जा दिया गया है। और रिपब्लिक, सबसे जरूरी बात, गणराज्य मतलब जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो भी चुन करके आता है, यानी वो हम में से ही कोई एक होता है, एक आम आदमी होता है। ये है मतलब गणराज्य का। गण मतलब गण, सिंगल पर्सन। राज्य मतलब जिसका राज्य है। तो गण सारे लोग हो गए, राज्य एक हो गए। तो जो लोग गण में थे, जो चुन करके जा रहे हैं और जो राज्य की स्थापना कर रहे हैं, दैट्स अ गणराज्य। रिपब्लिक हालांकि ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है जनता का, रेस पब्लिका, जनता का। मैं पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के इस वर्ड के बारे में कहा मैंने। और जो दूसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट है, जो कि अगर डेमोक्रेटिक को ही अगर आप इसको बड़ा करके अगर इसको समझते हैं, एलोबरेट करके समझते हैं, तो दूसरा पॉइंट अपने आप समझ में आ जाता है। संसदीय ढंग की सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हालांकि कई तरह की सरकारें होती हैं, लोकतंत्र में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है। तो हमारे यहाँ जो जिस ढंग की सरकार को अपनाया गया है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अपनाया गया है।
और इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। अगर हम सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 79 टू 123 तक किया गया है। और अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 168 टू 212 तक इसका उल्लेख किया गया है। इस तरीके से देखते हैं कि हम लोग काफ़ी एग्जॉस्टिव ये हो जाता है, और हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट को भी बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा सही तरीके से उसे डिस्क्राइब किया गया है। मूल अधिकार ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक होता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात सरकार जो भी कानून बनाएगी वो इसी के तहत बनाएगी। कोई भी नीति बनाती है, अर्थात कोई कानून बनाती है तो वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, बट अगर वो कोई भी नीति बनाती है तो उसको इन आर्टिकल्स को ही रेफ़र करना पड़ेगा। वो इसके इतर जा कर के कोई और नीति नहीं बना सकती है, जो कि 36 टू 51 तक देखने को मिलता है। फिर हमारे संविधान में नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है, अर्थात ये एक तरह से काफ़ी रिजिड भी है और काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। जब हम आर्टिकल 368 कंप्लीट पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कुछ जगह तो अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी आसान है, सिर्फ पार्लियामेंट चाहे तो कर सकती है, बट कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कि पार्लियामेंट अकेले अमेंडमेंट नहीं कर सकती, उसे सारे स्टेट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। अर्थात सारे स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, विधायिका हैं, वहाँ से भी उन्हें पास कराना पड़ता है। इसका उदाहरण NJAC के एक्ट को देखा जा सकता है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफ़ी हद तक जो है सेंट्रल की ओर झुका हुआ है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया गया है। इसको लेकर के भी काफ़ी मत रहे हैं कि अगर स्टेट में मान लीजिए कि कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है कि जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो सेंट्रल को उसमें इंटरफियर करना होता है, तो सेंट्रल को पावर दिया गया है। इसको लेकर के जो प्रोविज़न्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो 352 टू 360 तक हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रावधान किया गया, अर्थात जो भी 18 साल से ऊपर का है या एग्जैक्टली 18 साल का है और उसके पास वोटर आई कार्ड है तो वो भी वोट दे सकता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑटोनमस जुडिशरी, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती, क्योंकि ये एक तरह से संविधान में उल्लिखित है। तभी जितने जजेस होते हैं इन्हें हटाने का प्रावधान बहुत ही कठिन बनाया गया है ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 टू 147 तक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है, और फिर 214 टू 232 तक स्टेट हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। बट यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भी बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजंस दिए गए हैं 233 टू 237 तक। ये हो गई न्यायपालिका की बात। हमारा संविधान एकल नागरिकता की बात करता है। एकल नागरिकता को हम लोग अमेरिकी संविधान या वहाँ के सिस्टम से समझने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर अगर कोई सिटीजन है अमेरिका में तो वो अमेरिका का भी सिटीजन है प्लस वो उस स्टेट का भी सिटीजन है, अर्थात उसके पास डुअल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक का प्रावधान है। यहाँ पे स्टेट के नागरिक का कोई मतलब नहीं है।
और फिर पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, सेकुलर स्टेट, अर्थात कि हमारा देश जो है किसी भी धर्म को नहीं अपनाएगा। मैं देश की बात कर रहा हूँ, अर्थात जो हमारे देश की जो सरकार होगी, हमारे देश के लोग अलग हो जाते हैं और हमारा देश अलग हो जाता है अगर अलग अलग करके देखें, क्योंकि राज्य एक अलग एंटिटी है और लोग उसके अंदर रहने वाली एंटिटी हैं। तो राज्य किसी को प्रमोट नहीं करेगा, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये इसका लिटरल मीनिंग है इस लाइन की, सेकुलर स्टेट की। और ये काफ़ी जो है बड़े अच्छे तरीके से फंडामेंटल राइट में इसको समझाया गया है। कई केसेस भी हुए हैं, हालांकि हम लोग आगे जो है जब वीडियोस बनेंगी तो इस पर जो है विस्तार से चर्चा की जाएगी इसको, और उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। और हालांकि फंडामेंटल राइट अमेरिका में काफ़ी अच्छे से दिया, काफ़ी सबसे पहले वहीं पर दिया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर उसके बाद अन्य देशों ने उसको अडॉप्ट किया है। हमारे देश में फंडामेंटल राइट को बहुत ही एग्जॉस्टिव तरीके से उसको हमारे देश में फंडामेंटल राइट को काफ़ी एग्जॉस्टिव तरीके से लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेक्शन हमारे देश में फंडामेंटल राइट को हमारे देश के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के भी बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 51A में उल्लिखित है। हालांकि जब मूल संविधान बन रहा था तब उसमें मूल कर्तव्य का जिक्र नहीं था, इसे 42nd अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है और उसके अंदर कुल 11 पॉइंट हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संविधान में क्या विशिष्टियाँ हैं, क्या विशिष्ट बातें हैं जो कि इसे विशिष्ट बनाती हैं। अब जो हमारी दूसरी वीडियो होगी वो प्रियम्बल पर होगी, और प्रियम्बल्स को लेकर के जो क्वेश्चंस बने हैं अभी तक उन पर भी चर्चा करेंगे, और जो लीडिंग केसेस हैं उस पर तो चर्चा होगी ही, ये स्वाभाविक सी बात है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है या कोई सलाह देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।